हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेक्स्ट टीचर। मेरा नाम है आंचल त्यागी। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, रोज़ मिलते हैं, लेकिन जो चैनल पर नए हैं उन्हें बता देती हूँ। ये है हमारी यूपी टीजीटी की क्लास, जिसमें हम यूपी टीजीटी और पीजीटी के रिगार्डिंग बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं और बीच में किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन रह जाता है तो उसको भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टीचर है हमारा चैनल एंड साथ ही साथ नेक्स्ट टीचर ही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, जिसको आप ज्वाइन करके हमारे पीडीएफ्स या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, या कुछ जानकारी जो भी हमारे रिलेटेड होते हैं सब्जेक्ट से या फिर पेपर से रिलेटेड, वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलना है। बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और वीडियो को लास्ट तक देखना। जो भी डाउट्स होंगे आपको उनको क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप डाउट छोड़ सकते हैं या फिर आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर आकर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। जी, हमें ये टॉपिक पढ़ना है और हमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है इसमें, और वो था टाइप्स ऑफ किडनी। टाइप्स ऑफ किडनी यानी कि वृक्क के प्रकार। KIDNEY है भाई ये, इसको आर मत सोचना। चलो मैं इसको साफ करके दोबारा ही लिख देती हूँ। टाइप्स ऑफ किडनी यानी कि वृक्क जो होते हैं उनके प्रकार, किडनीज के प्रकार। और दूसरा हमारा टॉपिक था, एक टॉपिक वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलमन कुछ नहीं होती। वर्टिब्रल कॉलमन होती है आपकी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन होती है, उसी को अपनी थोड़ी सी कठिन भाषा में वर्टिब्रल कॉलम हम कह देते हैं। ठीक है, बैकबोन जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, मेरुदंड। ठीक है जी, इन दोनों टॉपिक के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और पढ़ते हैं कि ये दोनों आफतें क्या हैं, टाइप्स ऑफ किडनी क्या है, कैसे हम बोलते हैं कि कौन सी किडनी प्रोनेफ्रस है, मीजोनेफ्रस है या फिर मेटानेफ्रस है। ठीक है, सबसे पहले जो अपनी हेडिंग है वो डाल लेते हैं, किडनीज के बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा, किडनी का जो फंक्शन है आप सभी को पता है। जो किडनी का काम है वो शुरू होता है अपने लीवर से। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं देना चाह रही हूँ आपको यहाँ। किससे शुरू होता है? एक स्ट्रक्चर है ऐसी ट्राइंगल शेप में, इसको बोला जाता है लीवर। ये बनाता है अपने यहाँ यूरिया, जैसा कि हमने लास्ट में बताया था। इसके बाद कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था कि कौन सी हिपेटिक वेन है, वो ज़्यादा मतलब कि यूरिया कैरी करती है, रीनल कैरी करती है, आर्टरी कैरी करती है। तो देखिए, यूरिया बना अपना लीवर में। ठीक है, लीवर ने बना लिया यूरिया। अब ये जो यहाँ पे यूरिया सिंथेसाइज हुआ, उसके बाद क्या होता है, ये यूरिया यहाँ, ये वाला ब्लड, यूरिया वाला ब्लड, ये जाता है अपने दिल के पास, अपने हार्ट के पास। यहाँ जाके इसको होना होता है प्यूरीफाई। गंदा सा हार्ट बना है ये, इसको ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ ब्लड गया प्यूरीफाई होने के लिए। ठीक है, अब प्यूरीफाई मतलब कि एक चक्र पूरा करना है। प्यूरीफाई हार्ट में नहीं होता है। अब यहाँ पहुंच गया। अब हार्ट से अगला कहाँ जाएगा? ये लंग्स में जाएगा, वहां जाके अपना होगा प्योर। तो सपोज ही हमने बना दिए लंग्स। ठीक है, लंग्स बन गए। अब ये हो गया यहाँ पे प्योर। अब लंग्स से दोबारा हार्ट में आ गया वापस अपने ओर्टा के द्वारा। ठीक है, ये तो थी हिपेटिक वेन। हिपैटिक वेन डायरेक्ट ये हार्ट में नहीं डाल रही है ब्लड को, ये जाके एक ऑर्टा से जुड़ती है, तब हार्ट में जाता है ब्लड। ठीक है, लेकिन क्या है कि कंफ्यूजन था कि यूरिया इसमें ज्यादा कैसे? भाई यूरिया यहीं ताजा ताजा बना था, यहीं इसी हिपैटिक वेन के थ्रू जाके ये ओर्टा से जुड़ गया, तो इसी में तो होगा सबसे ज्यादा यूरिया। और कहाँ जाएगा? अच्छा, अब आगे का कंफ्यूजन था। ठीक है, आगे का क्या कंफ्यूजन था, जरा मैं इसको जोड़ देती हूँ एक पहले। जस्ट सपोज ये तो पूरी हट गया डायग्राम। चलो पूरा ही हटा के दोबारा इसको डाल देती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, थोड़ा सा क्योंकि गलत हो गया था इसलिए। ठीक है, अपना क्या था ये? यहाँ था अपना ट्रायंगल सा एक लीवर। ओहो, ये तो पेन दिखाई भी नहीं देगा, गलत पेन सिलेक्शन। ये था अपना लीवर। आई थिंक रेड दिख जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लीवर ने बनाया था यूरिया। क्या बनाया था? यूरिया। यहाँ से एक वेन निकली, ब्लू से दिखा देते हैं हम। यहाँ से निकली एक वेन जिसको हमने नाम दिया था हिपैटिक वेन। ये हिपैटिक वेन यहाँ से निकलकर आगे वेना केवा में जुड़ जाती है। किस में जुड़ जाती है? वेना केवा में। ये जुड़ गई, ये जोड़ दी हमने वेना केवा में। वेना केवा जी वो ब्लड वेसल है जो कि ब्लड ले जाती है हार्ट तक। अब ये हमारे सुंदर से प्यारे से हार्ट में ब्लड आ गया। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका सर्कुलेशन का काम है, इसको प्यूरिफाई कराना है। अब वापस चला, यहाँ से लंग्स में चला गया और लंग्स के प्यूरिफाई होके वापस आ गया। हम उसके बारे में बात करते हैं ऐसे। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ से? अब इस हार्ट से जो ओर्टा है वो ले जाएगा बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड। देखिए, यूरिया कहाँ हुआ था? लीवर में बना था, लीवर में था शुरू में। ये रहा यहाँ पे। यहाँ से इस हिपेटिक वेन के थ्रू कहाँ गया? बाहर गया। क्या नाम है इसका? हिपेटिक वेन।
के थ्रू वेना केवा में मिक्स हो गया, वेना केवा ले गई हार्ट तक, प्योर हो गया लंग्स में, वापस आया हार्ट में, अब हार्ट से जाना शुरू हो गया ऑर्गन्स में। तो ओर्टा के थ्रू अब ये गया अपने किडनियों के पास, जी मुझे प्योर होना है, मुझ में यूरिया बहुत ज़्यादा है, मेरे में वाटर भी है, सबको एब्जॉर्ब कर लो और ब्लड को करो थोड़ा सा जो भी न्यूट्रिशन आप ले सकते हो, क्योंकि देखो किडनी या अपने जो वृक्क हैं वो भी तो एक अंग है, ऐसा तो है नहीं कि उनको कुछ ज़रूरत ही नहीं है जी किसी भी चीज़ की, उनका तो काम ऐसे ही चल जाएगा। तो ये यहाँ ओटा आया था, जो सपोज मैंने यहाँ बना दी, एक किडनी में बना के दिखा रही हूँ आपको, दोनों नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। ये अपनी एक किडनी है, यहाँ ओटा के थ्रू क्या हुआ, रीनल, रीनल मतलब जो किडनी से संबंधित है उसको हम बोलते हैं रीनल। यहाँ ये आई आर्टरी, अपनी आर्टरी शुद्ध वाला वेन लाई, अब यहाँ गया, इसमें से जितना यूरिया था किडनीज ने ले लिया, जितना इसको ऑक्सीजन चाहिए था वो वाला ले लिया, और अब यहाँ पर फिर कैसा ब्लड बच गया, यहाँ पे बच गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये थी अपनी रीनल आर्टरी, और अब यहाँ जो रीनल वेन है उसके थ्रू वापस ये वाला ब्लड कहाँ चला गया, अपनी वेना केवा में चला गया। ये अब है हमारी रीनल वेन। तो अब यहाँ पर प्योर हो गया जब किडनी में ब्लड, तो बताओ सबसे ज्यादा यूरिया यहाँ था, फिर यहाँ जब दोबारा आया तो बीच में कुछ प्रोसेस हुआ है, लंग्स ने कुछ प्योरीफाई किया है, तो कुछ हो सकता है ना, उन्होंने कुछ यूरिया अपने पास रख लिया हो, इधर उधर निकाल लिया हो, किसी और फॉर्म में बॉडी से बाहर भेज दिया हो, जरूरत तो नहीं है कि वो जितना भी आया, फिर तो ओटा में भी होना चाहिए यूरिया। अब वो इसमें आया था रीनल आर्टरी में, रीनल आर्टरी से अंदर गया और रीनल वेन से प्योर होके एकदम यूरिया यूरिया सारा अब्जॉर्ब करके किडनी ने बाहर वापस वेना केवा में भेज दिया, फिर से प्यूरिफाई होने के लिए वापस इसमें यूरिया मिल जाएगा, पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। अब यहाँ से जब आ रहा था तो प्योर यूरिया था, इस वेना केवा में जब आया था तो इसमें मिक्स हो गया था और सारा भी ब्लड, तो सबसे ज्यादा यूरिया की कंसेंट्रेशन इसमें इसलिए नहीं थी, ठीक है। और अब रीनल वेन में है सबसे कम कंसेंट्रेशन, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब उसके बाद क्या था, अपने और भी थोड़े थोड़े से काम है किडनी के, जैसे कि किडनी से एक ट्यूब्यूल निकलती है जिसको हम यूरेटर कहते हैं, ठीक है, जो अपना यूरिन बनता है, फिर वो यहाँ पर एक आके कलेक्ट हो जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम पूरे दिन सूसू करते रहते हैं, यूरिन पास करते रहते हैं, उसके लिए एक डक्ट होती है जो उसको इकट्ठी करके रखती है, उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ताकि हमें पूरे दिन वॉशरूम में ना बैठना पड़े, उससे हमें बचाती है। और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू, एक स्ट्रक्चर है यूरिथ्रा, उसके थ्रू ब्लड बाहर निकल, सॉरी नॉट ब्लड, यूरिन बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से। तो ये थोड़ा सा एक फंक्शन था किडनी का, कैसे कैसे काम करती है, और साथ ही साथ हिपेटिक वेन, रीनल वेन और रीनल आर्टरी, इन तीनों को हम कैसे लेके चलेंगे, कौन सी सबसे ज्यादा शुद्ध है, कि इसमें सबसे ज्यादा यूरिया की मात्रा है, इस बारे में हमने डिस्कस किया। अब वापस आ जाते हैं किडनी पर, इतनी सारी जो अभी हमने राम कथा की है उसको छोड़ देते हैं, सॉरी जी। किडनी क्या होती है, पहला पॉइंट तो यही था हमारा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्राइमरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। क्या है, प्राइमरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, एसेसरी नहीं है, एसेसरी तो अपने क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, क्योंकि CO2 वगैरह को एक्सट्रैक्ट करते हैं बॉडी से, ठीक है, प्राइमरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती हैं किडनी की, वो आपको पता है क्या होती हैं, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, वो क्या होती है, वो होती है अपनी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, कोई दिक्कत, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेफ्रॉन का दूसरा नाम भी याद रखिएगा, इसको यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी बोला जाता है, हिंदी में लिख देती हूँ, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, इंग्लिश आ गया फिर से, ट्यूब्यूल, ठीक है, इसको बोला जाता है। अब ये हमने जैसा पहले बताया था, तीन टाइप की होती हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, कितने टाइप की होती हैं, तीन टाइप की होती हैं किडनी, सॉरी नॉट यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, किडनीज जो है अपनी तीन टाइप की होती हैं। पहली तो होती हैं प्रोनेफ्रोज, प्रोनेफ्रोज किडनी, दूसरी होती है मीजोनेफ्रोज किडनी, तीसरी होती है मेटानेफ्रोज किडनी। अब ये जो तो तीनों किडनी है ना, ऐसा नहीं है कि ये किसी एक जानवर, किसी एक एनिमल में ही मिलेंगी, किसी एक ऑर्गेनिज्म में भी मिलेंगी, होता क्या है, किसी भी वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में बनने वाली पहली किडनी प्रोनेफ्रोज होती है, किसी भी वर्टिब्रेट के, चाहे इसमें मैमली क्यों ना हो, किसी भी वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में बनने वाली पहली टाइप, पहली किडनी जो है वो प्रोनेफ्रोज है, ठीक है। होता अब
जो हम टाइप्स बोल देते हैं कि एम्फीबियंस में मेटानेफ्रोस पाई जाती है, मीजोनेफ्रोस पाई जाती है या प्रोनेफ्रोस पाई जाती है, वो हम इस बेस में बताते हैं कि जो अडल्ट हैं उनके उसमें कैसी है। जैसे ह्यूमन के केस में मेटानेफ्रोस होती है, एम्फीबियन के केस में मीजोनेफ्रोस होती है, लेकिन होती तीनों ही है। सॉरी, मैमल्स में तीनों ही होती हैं, एम्फीबियंस में दो मिलती हैं आपकी। प्रोनेफ्रोस जब टैडपोल होंगे, जब उनकी एम्ब्रियोज जो होंगे, और मीजोनेफ्रोस जब वो अडल्ट बन जाएंगे। तो प्रोनेफ्रोस किडनी की क्या खास बात है, किसको हम बोलते हैं प्रोनेफ्रोस है। पहला तो जो इसमें नेफ्रॉन्स हैं वो सेगमेंटली अरेंज्ड है, मतलब कुछ हिस्सा कहीं पड़ा हुआ है, कुछ कहीं पड़ा हुआ है, सेगमेंट्स में, टुकड़ों टुकड़ों में अरेंज होती है। ठीक है, सेगमेंट में बनी हुई होती है नेफ्रॉन्स। जब आप देखेंगे अगर इसका डायग्राम, तो आपको क्या मिलेगा, देखना कि 4 to 5 वीक में आपको प्रोनेफ्रोस किडनी देखने के लिए मिल जाती है, और कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको पड़ी पड़ी दिखाई देंगी उसमें डायग्राम में। ठीक है, दूसरा जो आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, नाम तो सुना है ना आपने, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस क्या है, जब हम एक टिपिकल किडनी में नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो एक आ जाती है हमारी स्ट्रक्चर बोमेन संपुट, बोमेन कैप्सूल, और इसके अंदर कुछ आर्टरीज का ग्रुप होता है, उनको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो प्रोनेफ्रोस किडनी में क्या होता है, ग्लोमेरुलस जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, मतलब बाहर पड़ा होता है। कहाँ, सीलोमिक कैविटी में। सीलो जो सीलोम कैविटी है अपनी, उसमें पड़ा हुआ होता है, सीलोम गुहा में पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ जाता है कि ना तो इनमें पीसीटी, जो प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड डक्ट ट्यूब्यूल होती हैं आपकी, हैनले लूप जो होते हैं, हैनलेस लूप, और डीसीटी, कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है। डीसीटी सब क्या होते हैं, एब्सेंट होती हैं, कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। ओके, जो डक्ट किडनी से बाहर निकलती है, जो मैंने अभी अभी आपको डायग्राम में, सॉरी, जो डक्ट बाहर निकलती है किडनी से, जो मैंने अभी अभी डायग्राम में आप लोगों को बताया था, ये वाली, कि क्या बोलते हैं इसको, जो किडनी से बाहर हमारी डक्ट निकली उसको क्या बोलते हैं, यूरिटर बोलते हैं ना हम, यूरिटर। ये वाली डक्ट प्रोनेफ्रस किडनी में नहीं होती है, इसके स्थान पर प्रोनेफ्रिक डक्ट होती है, प्रोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, इंग्लिश में प्रोनेफ्रिक, प्रोनेफ्रिक डक्ट होती है इसकी जगह पर। ओके, इनमें कोर्टेक्स और मेड्यूला नहीं होते हैं, कोर्टेक्स एंड मेड्यूला, ये दोनों ही स्ट्रक्चर एब्सेंट होती हैं इस प्रकार की किडनी में। कोर्टेक्स मेडुला क्या होते हैं, जब हम आप लोगों को पता होगा, खैर मैं ऐसे ही बता देती हूँ, जब हम एक किडनी की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कुछ अंदर इस तरह के सेगमेंट्स आपको ट्राइंगल शेप के दिखाई देंगे, चौकोर बन गए तो इस तरह से। ये बेसिकली होते क्या हैं, जो अपनी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, नेफ्रॉन्स हैं, ये यहीं पर अरेंज्ड हैं, बाकी में ब्लड वेसल्स हैं। तो ये जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं अरेंज्ड, इनको तो हम बोलते हैं कोर्टेक्स, बाहर वाला जो है, और ये जो अंदर है इनर वाला, इसको बोलते हैं मेडुला। ठीक है, ये होते हैं। तो कोर्टेक्स मेडुला नहीं होते हैं प्रोनेफ्रोस में। ठीक है जी, नहीं होते हैं। अब इस तरह की किडनी पाई किस किस में जाती है, तो जितने भी आपके एम्ब्रियो हैं फिशेस और एम्फीबियंस के स्पेशली, उनमें प्रोनेफ्रोस टाइप ऑफ किडनी हमें देखने के लिए मिलती है। एग्जाम्पल क्या है इसके, फिशेस और एम्फीबियंस के एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ऑफ फिशेस एंड, गिव मी अ सेकेंड, फिशेस एंड एम्फीबियन, जो उभयचर हैं आपके, उनके जितने भी एम्ब्रियोज हैं, जैसे टेडपोल है, उसमें ये वाली किडनी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा टेडपोल ऑफ फ्रॉग में, या फिर टेडपोल में खाली ऑफ फ्रॉग लिखने की जरूरत ही नहीं है, कौन सी किडनी होती है, तो वो होती है हमारी प्रोनेफ्रोस। ओके, समझ में आया? कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। डालते तो आप लोग हो नहीं कोई क्वेश्चन, मैंने पहले भी बोले हुए हैं, कभी नहीं डालते। दूसरा आ जाता है मीजोनेफ्रॉन किडनी, मीजो नेफ्रॉन किडनी। अब ये जो किडनी है प्रो वाली, जब ये आगे चलकर डेवलप होगी तो ये मीजोनेफ्रॉन किडनी में डेवलप होगी। जैसे वो सेगमेंटेड थी, ये इसमें सेगमेंट नहीं होते, नॉट सेगमेंटली अरेंज्ड। ठीक है, नेफ्रॉन्स सेगमेंट में अरेंज नहीं होते हैं, केवल प्रोनेफ्रोज में ही सेगमेंट में अरेंज होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो ग्लोमेरुलस था,
ग्लोमेरुलस वो इंटरनल है। डन। वहां एक्सटर्नल था प्रो वाली में। तीसरा पॉइंट, इसको मिडिल किडनी भी बोला जाता है, मिडिल किडनी भी इसको हम बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट या नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कोर्टेक्स मेडुला में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। ठीक है, कोर्टेक्स एंड मेडुला में डिफ्रेंशिएट यहाँ भी नहीं होता है, डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। वहां था कहाँ, अपनी वाली में, मतलब मेटा वाली में जो ह्यूमन बींग में मिलती है। ठीक है। तीसरा जो डक्ट निकलती है, जैसे कि प्रोनेफ्रोज वाली में हमने प्रोनेफ्रिक डक्ट बोला था, तो जो मीजोनेफ्रिक किडनीज होती हैं उनकी डक्ट का नाम है, इसको याद रखना, वुल्फियन डक्ट। ओके, वुल्फियन डक्ट। दूसरा नाम है इसका मीजोनेफ्रिक डक्ट। मीजोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? लेट मी चेक, मैंने स्टार्ट भी किया रिकॉर्डिंग, जस्ट ओके, चल रहा है। ठीक है, तो वुल्फियन डक्ट हो गया इसका। और पीसीटी, हेनले लूप, डीटीसी, ये सब इसमें नहीं पाए जाते हैं। पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप कुछ नहीं पाया जाता इसमें। ठीक है, सब एब्सेंट है, एब्सेंट लिख देते हैं। ओके, और एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे मैंने पहले बोल दिया तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। तो वो अडल्ट फॉर्म जो कि हमने एम्ब्रियो फॉर्म में प्रोनेफ्रोज में लिखी थी, अडल्ट यानी कि फिशेस और एम्फीबियंस के अडल्ट, फिश एंड एम्फीबियन अडल्ट, ये है इसके एग्जाम्पल। और एम्ब्रियो में क्या क्या है, यानी कि जो अब डेवलप होंगे मेटानेफ्रोज में, उसके एम्ब्रियोज के एग्जाम्पल होगा मीजोनेफ्रोज। एम्ब्रियोज मतलब रेप्टाइल्स जो हैं अपने, बर्ड्स जो हैं और मैमल्स, इनके एम्ब्रियोज में हमें किडनी की जो टाइप देखने के लिए मिलती है वो मीजोनेफ्रोज मिलती है। ठीक है, कोई दिक्कत? इतना डन। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बारे में बात करते हैं हम, यानी कि थर्ड टाइप की जो किडनी है उसके बारे में बात करते हैं। थर्ड किडनी है हमारी मेटानेफ्रोज। मेटानेफ्रोज, खास बात क्या क्या है हम अपने आप आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं, पहले ही प्रो और मीजो के बारे में पढ़ चुके हैं। तो पहला तो वही है कि जो नेफ्रॉन है सेगमेंटली अरेंज्ड नहीं होते हैं। नेफ्रॉन्स सेगमेंटली अरेंज्ड नहीं होते, नॉट अरेंज्ड। ठीक है, नहीं होते। दूसरा, सारे आपकी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, ग्लोमेरुलस इंटरनल होता है, जैसे कि मैं अभी आपको शुरू में समझा रही थी, बोमेन संपुट के अंदर होता है। ग्लोमेरुलस कैसा है, नोट एब्सेंट, इंटरनल। वन सेकेंड, आंतरिक है, इंटरनल या फिर आंतरिक। हिंदी वाले बच्चों को फिर दिक्कत हो जाती है, बोलते हैं मैम तो हिंदी में नहीं बताती हैं। बच्चे मैं डेफिनेट दोनों ही टर्म बता रही हूँ यहाँ पे, हिंदी भी इंग्लिश भी। ठीक है, इसको पोस्टीरियर किडनी बोलते हैं, क्योंकि कहाँ प्रेजेंट होती है ये, पीछे की साइड प्रेजेंट होती है। जब हम जस्ट सपोज इट्स अ ह्यूमन बीइंग और ये आपका आगे वाला हिस्सा है, तो इसमें बैक साइड से देखना, पीछे की तरफ जो आपकी स्पाइनल कोड है उसके साइड में, यहाँ पे एब्डोमिनल रीजन में। ठीक है, यहाँ पर लंबर रीजन में, एब्डोमेन में, यहाँ पर प्रेजेंट होती है पीछे से, पोस्टीरियर किडनी इसलिए इनको बोला जाता है। नेक्स्ट जो है पश्चरूपी, आई थिंक हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, मेडुला कोर्टेक्स दोनों होते हैं, कोर्टेक्स एंड मेडुला प्रेजेंट है। साथ ही साथ आपके जो भाग हैं किडनी के वो सब डिफ्रेंशिएट रहेंगे, पीसीटी, हेनले लूप सब प्रेजेंट रहेंगे। पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप सब प्रेजेंट है। क्या है, प्रेजेंट है। ओके, इसके अलावा डक्ट जो होती है उसको वो मैं बता ही चुकी हूँ, यूरेटर कहते हैं, यूरेटर प्रेजेंट है। सबकी अपनी अपनी डक्ट्स के अलग नाम है, तो ये याद रखिएगा, ये प्रेजेंट है। और एग्जाम्पल क्या होंगे ऐसी किडनीज के, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स के जो एडल्ट फॉर्म है वो होंगे। ठीक है, अडल्ट्स ऑफ
रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये होंगे इनके एग्जाम्पल। किसी भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये वाली किडनी प्रेजेंट नहीं होती हैं, एम्ब्रियो में नहीं पाई जाती मेटानेफ। ठीक है, एम्ब्रियो में नहीं पाई जाती क्योंकि सबसे ज्यादा एडवांस जो किडनी है वो हमारी मेटानेफ्रोज है। ठीक है, डन, ओके। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। बार बार मैं बोल रही हूँ क्योंकि होता क्या है कि बच्चों को कंफ्यूजन रह जाता है और वो पूछने में फिर हिचकिचाते हैं। ठीक है, इसलिए डाल देना नीचे, कोई हिचक नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप है अपना, वहां पे डाल दीजिएगा, वहां पे मिल जाएगा वरना आंसर आपको। ओके, एक टर्म और याद रखिएगा, जो ह्यूमन किडनी है उसके लिए, ह्यूमन किडनी, उसके लिए टर्म यूज होती है रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, ह्यूमन किडनी होती है रेट्रो पेरिटोनियल। डन, ये याद रखिएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे टॉपिक की, जिसमें हमें बात करनी थी रीढ़ की हड्डी या फिर वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। स्पेशली उसमें सेंट्रम जो आए थे उनके बारे में हमें बात करनी थी, लेकिन चलिए इसके साथ साथ हम थोड़ी सी बात रीढ़ की हड्डी या फिर वर्टिब्रल कॉलम के बारे में भी कर लेते हैं। हेडिंग डालते हैं अपनी वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड। ठीक है जी, बैकबोन, कुछ भी आप कह सकते हैं। हेडिंग हमने डाल ली। अब मेरुदंड होती क्या है या बैकबोन क्या होती है? ये 26 हड्डियों का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। 26 उन हड्डियों को हम वर्टिब्रल कॉलम कह देते हैं क्योंकि हमारी वर्टिब्रल को बनाती हैं इसलिए। तो क्या है वर्टिब्रल कॉलम? 26 वर्टिब्रो का एक 26 वर्टिब्रीज का 26 वर्टिब्री का क्या है? समूह है। ठीक है, ये 26 जो नंबर है ये है अडल्ट्स में, और जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें होती हैं 33। ठीक है, 33 हैं चिल्ड्रन में। क्यों है 33 चिल्ड्रन में? क्योंकि कुछ हड्डियां जब तक अडल्ट बनते हैं चाइल्ड से तब तक अपनी जुड़ जाती हैं, जो कि वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती हैं। तो ये कौन कौन सी हड्डियां होती हैं? देखिए, 5 जो है रीजन बताए गए हैं बैकबोन के, और उन्हीं के हिसाब पे उनका नाम हुआ है वर्टिब्रीज का। तो 5 रीजन कौन कौन से हैं? पहला है नेक रीजन। जो अपनी नेक रीजन की वर्टिब्री हैं, जो आपकी गले वाली वर्टिब्री हैं, उनको सर्वाइकल वर्टिब्री बोलते हैं। सर्वाइकल का जो दर्द होता है मतलब ही उन वाली वर्टिब्री में पेन है, सर्वाइकल वर्टिब्री। डन। चाइल्ड में कितनी होती है और अडल्ट में कितनी होती है, ऐसे हम लिख लेते हैं। चाइल्ड में ये वर्टिब्री होती है 7 और अडल्ट में भी 7 होती है, मतलब यहाँ वाली तो जुड़ती नहीं है। दूसरी वाली वर्टिब्री आ जाती है हमारी नेक के बाद आती है चेस्ट। नेक के नीचे चेस्ट होता है ना, चेस्ट रीजन की, इनको बोलते हैं हम थोरेसिक वर्टिब्री। थोरेसिक, THORACIC, थोरेसिक वर्टिब्री। ये वाली वर्टिब्री कितनी होती हैं? ये होती हैं नंबर में 12 और 12। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पे। तीसरी कौन सी होती है? मैंने बताया 5 टाइप की होती है। तीसरी होती है अपने पेट वाले रीजन की, एब्डोमिनल की, एब्डोमिनल रीजन की। इनको बोलते हैं हम लंबर वर्टिब्री, लंबर। ठीक है, लंबर रीजन इसी को बोला जाता है। यहाँ पर होती हैं 5 और 5 दोनों में, मतलब यहाँ भी नहीं जुड़ी। सारा खेल जो है वो लास्ट वाली वर्टिब्रीज का है, नीचे वाली वर्टिब्रीज का है, सैक्रल और कोडल का है। नंबर 4 पे आ जाते हैं हमारा हिप रीजन। हिप रीजन की जो वर्टिब्रीज हैं उनको हम सैक्रल वर्टिब्री बोलते हैं, सैक्रल वर्टिब्री। अब ये जो चाइल्ड है या चिल्ड्रन है उनमें होती हैं भैया 5, और जब एडल्ट हो जाते हैं वो तो बन जाती है 1। और ठीक है, और इसको सैक्रम बोल दिया जाता है। फिफ्थ वाली जो वर्टिब्री है वो है हमारी टेल रीजन की, और इसको कोडल वर्टिब्री बोलते हैं, कोडल वर्टिब्री। नंबर में होती हैं ये 4 चिल्ड्रन में, और अडल्ट बनते बनते 1 रह जाती है, इसको हम बोल देते हैं कोकिक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सैक्रम। ठीक है, तो जब इनको जोड़ेंगे तो पाएंगे कि ये तो 33 है और इनको पाएंगे 26 है। ठीक है, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका वर्टिब्रल फॉर्मूले से भी हम याद कर सकते हैं। वर्टिब्रल फॉर्मूला हम यहाँ से याद रख सकते हैं। कैसे? जो चाइल्ड का वर्टिब्रल फॉर्मूला है CTL SCD, इस तरह से। और जो अडल्ट का है तो है चाइल्ड का, और जो अडल्ट का फॉर्मूला है वो है अपना CTL, तो सेम ही रहेगा, S भी सेम रहेगा, CD भी सेम रहेगा, केवल जो नंबर लिखेंगे वो बदल जाएंगे। तो 7 12 5, 7 12 5, और 7 12 5, 5 और 4, इस तरह से ये है। और नीचे वाला है 7 12 5, है ना, और 1 और 1। ठीक है, इस तरह से वर्टिब्रल फॉर्मूला बन जाता है। तो इससे हम याद रख सकते हैं इसको। ओके, अब दूसरी चीज की बात कर लेते हैं। वो बात कर लेते हैं जो एक टॉपिक था हमारा सेंट्रम के बारे में। ठीक है, सेंट्रा या सेंट्रम। सेंट्रम किसी वर्टिब्री का वो पार्ट जो कि नोटोकॉर्ड से बना हुआ होता है, और इसको बोलते हैं हम, क्या होता है, स्ट्रेंथ देता है ये वर्टिब्रल कॉलम का वो पार्ट जो कि सॉलिड होता है। ये सॉलिड में शब्द याद करना चाह रही थी। सॉलिड होता है और नोटोकॉर्ड से डेरिवेटिव होता है, मेरु रज्जु से बना हुआ होता है, और जो कि मेरुदंड को या वर्टिब्रल कॉलम को या बोन बैकबोन को अपने स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ देता है, उसको हम सेंट्रम कहते हैं। ठीक है, सेंट्रम वो पार्ट है, सॉलिड पार्ट होता है जो मेरुरज्जु में, और जो उसको स्ट्रेंथ देने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो अब सेंट्रा जो या सेंट्रम, एक उसमें बोलेंगे हम इसको एक वचन में सेंट्रा। तो सेंट्रा की जो शेप है उसके अकॉर्डिंग हमने इनको डिवाइड कर दिया है आगे 4 भागों में। पहला है प्रोसिलस सेंट्रम। प्रोसिलस सेंट्रम। प्रोसिलस सेंट्रम की देखिए कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती है। कुछ याद आ रहा है आपको इससे? ये तो एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये आगे का पार्ट है, पीछे का भाग है। अगर मैं यहाँ पर एक लेंस से तुलना करूं तो ये वाली शेप तो हमारा लेके जाता है अवतल दर्पण, और ये वाली हमारी लेके जाता है उत्तल। मतलब कि यहाँ तो दबा हुआ है या उभरा हुआ है। तो जी ऊपर की जो सरफेस है प्रोसिलस टाइप में, इसमें ये हो जाएगी एंटीरियर वाली कॉनकेव शेप। कैसी हो जाएगी? कॉनकेव या फिर अवतल। और नीचे वाली हो जाएगी कॉन्वेक्स या फिर उत्तल। तो जिन वर्टिब्री की शेप इस तरह से होती है, एंटीरियर भाग उभरा हुआ दबा हुआ होता है और पोस्टीरियर भाग उभरा हुआ होता है, उनको प्रोसिलस सेंट्रम बोल देते हैं। ठीक है, सॉरी नॉट वर्टिब्री, वर्टिब्री का सेंट्रम इस टाइप का होता है। ठीक है, तो उनको हम प्रोसिलस सेंट्रम बोलते हैं। जैसे कि एम्फीबियन और रेप्टाइल में ये देखने के लिए मिलती है, इस टाइप की हमें सेंट्रम मिलते हैं। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल में इस टाइप का सेंट्रम हमें देखने के लिए मिलता है, प्रोसिलस टाइप का। दूसरे टाइप का हमारा सेंट्रम होता है एम्फीसिलस सेंट्रम। एम्फी से मतलब आपको पता है, उभय के लिए हम एम्फी वर्ड यूज करते हैं। एम्फीसिलस सेंट्रम। ठीक है, मतलब कि उभय दोनों साइड से एक सा होगा। कैसा होगा? इस तरह का। मतलब कि चाहे वो एंटीरियर एंड हो चाहे वो पोस्टीरियर एंड हो, दोनों ही तरफ हमें सरफेस सरफेस कैसी मिलेंगी? कॉन्वेक्स कॉनकेव मिलेंगी। कॉनकेव सरफेस मिलेंगी, अवतल अवतलीय सरफेस मिलेंगी। ठीक है, और इस तरफ का जो सेंट्रम हमें मिलता है वर्टिब्रीज में, वो मिलता है फिशेज में और फ्रॉग की 8वीं वर्टिब्री। फिशेज में और 8th वर्टिब्री ऑफ फ्रॉग। ओके, थर्ड टाइप का हमारा आ जाता है हेट्रोसिलस सेंट्रम। हेट्रोसिलस सेंट्रम। हेट्रोसिलस सेंट्रम जो है, अब हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है और कैसी इसकी शेप होती है उसके बारे में देखते हैं। तो जी हेट्रोस जो सीलस सेंट्रम है, ठीक है, इसका दूसरा नाम सैडल भी है। सैडल शेप, जो सैडल अपनी संधि होती है उसी से मिलता जुलता है, सैडल शेप होती है। मतलब जो पूरी एक सरफेस है, अगर हम एंटीरियर व्यू देखने लगे
और हम पोस्टीरियर व्यू अलग से देखने लगे, आगे का भाग और पीछे का भाग। तो एक में तो कॉनकेव का पेयर मिलेगा और एक में कॉन्वेक्स का पेयर मिलेगा, कुछ इस तरह से। मतलब कि अगर मैं एंटीरियर भाग देखूं तो वो कुछ इस तरह से मुझे दिखाई देगा, और मैं पोस्टीरियर भाग देखने लगूं तो वो जस्ट इसका अपोजिट दिखाई देगा, इस तरह से। ठीक है, तो हेट्रोसिलस में इस तरह की शेप हमें देखने के लिए मिलती है। मतलब कि जो ईच सरफेस है, चाहे वो एंटीरियर हो पोस्टीरियर हो, तो उसमें पेयर होंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों सरफेसिस के। जैसे यहाँ पर है, ये क्या हो गई अपनी, ये ऊपर ये कॉन्वेक्स सरफेस आ गई, नीचे भी मतलब एक पेयर, और साइड वाली आ गई आपकी कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है जी, इस तरह का देखने के लिए मिलता है हमें, किस टाइप में, हेट्रोसिलस टाइप में। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, वर्टिब्री ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स जो होती हैं हमारी, उनमें इस तरह का सेंट्रम देखने के लिए मिलता है वर्टिब्रीज में। फोर्थ आ जाता है हमारा एसीलस। एसीलस से क्या प्रेजेंट हो रहा है, मतलब कि कोई कॉनकैविटी प्रेजेंट नहीं होती है किसी भी साइड के सेंट्रम में। ठीक है, कोई भी कॉनकैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, नो कॉनकैविटी प्रेजेंट, आइदर साइड, किसी भी साइड नहीं, इधर साइड, किसी भी साइड कोई भी कॉनकैविटी, कोई भी अवतलीय शेप प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, नाइन्थ वर्टिब्रम ऑफ फ्रॉग, नाइन्थ वर्टिब्री ऑफ फ्रॉग, एट्थ और नाइन्थ में मतलब आपको एक्सेप्शन मिल गए हैं। ओके, तो इस तरह की देखने के लिए मिलती है। अब एक चीज और है, एक नाम आपको और सुनने के लिए मिलेगा इसके अलावा, इसको बोलते हैं एम्फी प्लेट्यून। ठीक है, एम्फी प्लेट्यून टाइप का सीलस या सेंट्रम। ठीक है, सेंट्रम या सेंट्रा हमें किस में देखने के लिए मिलता है, मैमेलियन वर्टिब्री में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये इसी का एक हिस्सा मान सकते हैं आप इसको। ये हमें मैमल्स में देखने के लिए मिलता है। इसमें होता क्या है, ये फ्लैट सेंट्रम होते हैं, मतलब ना तो कॉन्वेक्सिटी प्रेजेंट है, ना कॉनकेविटी प्रेजेंट है, ना तो अवतल है ना ही उत्तल है, कुछ प्रेजेंट नहीं है इनमें, ना कॉनकेव है ना कॉन्वेक्स है, इस शेप के हैं। ठीक है, आप एंटीरियर एंड देखोगे, पोस्टीरियर एंड देखोगे, दोनों साइड क्या है, सरफेस जो है एकदम फ्लैट है। ठीक है, सरफेस ऑफ सेंट्रम इज फ्लैट। ठीक है, और सेंट्रम क्या है, वो पार्ट मेरुरज्जु का, वो सॉरी नॉट मेरुरज्जु, मेरुदंड का, बैकबोन का, जो कि स्ट्रेंथ प्रदान करता है अपनी वर्टिब्रीज को। वर्टिब्री मतलब वो हड्डी को, ठीक है, एक हड्डी को वर्टिब्री तो बोलेंगे हम, उसको स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ओके, चलिए जी, ये तो कुछ जो टॉपिक थे जो आप लोगों ने बोले थे उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। जॉइंट्स जो हैं उनका मैंने आपको अभी दे दिया है फोटो, जो कि अपने ग्रुप में टेलीग्राम वाले में डाल दिया था मैंने। लेकिन इसको हमें किसी को दिक्कत है तो उसका भी क्वेश्चन आप लोग रेज कर देना वहाँ पे। ठीक है, मिलेंगे कल अपनी क्लास में शाम को। आई अपडेट यू टाइमिंग क्या रहेगी, कल लाइव क्लास हम अपनी लेंगे पहली तरह से, वही एमसीक्यूज अपने सॉल्व करेंगे। टॉपिक्स मैं आपको शायद बता चुकी हूँ पहले। न्यूरो, आई थिंक आपको याद है, मैं डाल देती हूँ। न्यूरोलॉजिकल वाला जो पार्ट था, न्यूरल कंट्रोल वाला पार्ट था, न्यूरल कंट्रोल वाला पार्ट, उसके एमसीक्यूज हम कल सोल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, चलिए बाय बाय।